जय हिंद साथियों। मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल DSST पर। इस वीडियो में हम समझेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो वर्तमान स्वरूप है यूपीएससी, वर्तमान स्वरूप किन किन सीढ़ियों से होकर इसने धारण किया, अर्थात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में लोक सेवा का जन्म जो है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ। और भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, तो इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसके बाद फिर लॉर्ड वेलेस्ली थे। इन्होंने 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी, जिसका उद्देश्य था सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तो भारत में सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो ही नहीं रही, तो एक कॉलेज में प्रशिक्षण किसको दिया जा रहा था। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटर थे जो भारत आते थे, तो इस कॉलेज में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये कॉलेज ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, बहुत जल्दी ये बंद हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो मेकाले समिति बनी थी, मेकाले समिति ने सिफारिश की थी कि लोक सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश को मानते हुए 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक आयोग बना था, इस्लिंगटन आयोग। ठीक है, इस्लिंगटन आयोग ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उसने क्या सिफारिश की कि उसने बोला कि लंदन में तो प्रतियोगी परीक्षाएं चल ही रही है, और इसमें जो भारतीय व्यक्ति को शामिल होता था उन्हें लंदन जाना पड़ता था और काफ़ी दूर हो जाता था। तो इस आयोग ने सिफारिश की कि लंदन के साथ ही क्यों ना भारत में भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। तो इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन के साथ साथ भारत में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया। और भारत में पहली बार ऐसी परीक्षा कब आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1822 में इलाहाबाद में। ठीक है, तो अब दोनों जगह एक साथ हो गई, लंदन में भी और भारत में भी, ताकि भारतीयों को आसानी हो। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसने बोला कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। तो इस प्रावधान के तहत क्या किया गया कि सर्वप्रथम एक ली कमीशन बनाया गया, जिसे रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ली आयोग या रॉयल कमीशन दोनों एक ही बात है। तो ये आयोग बनाया गया, और आयोग का क्या काम था कि उसको ये बताना था कि भाई जो भारत में जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनेगा, इसका प्रारूप कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होगी, और ये कार्य क्या क्या करेगा। तो इस संबंध में आयोग ने अपनी सिफारिश सरकार को पेश की, और इस आधार पर भारत में 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इस अधिनियम के तहत 3 प्रावधान किए गए। प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, एवं जो 1919 के तहत जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था, ठीक है, उसको अब क्या नाम दे दिया गया, केंद्रीय से उसको फेडरल नाम दे दिया गया, अर्थात एक संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, 1919 में क्या बोला था, केंद्रीय, और 1935 में क्या क्या कर दिया गया, फेडरल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1919। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में किस अधिनियम के तहत फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1935। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम देखते हैं इस आयोग के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। तो अध्याय 2 जो है उसका टाइटल है लोक सेवा आयोग। तो अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य इससे संबंधित प्रावधान है। अब हम संक्षिप्त में देख लेते हैं अनुच्छेद 315 से 323 तक की किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन आ जाता है।
कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, या ये अपनी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है, तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 315 बोलता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र आदि से संबंधित प्रावधान है। 317 अनुच्छेद 317 बोलता है कि सदस्यों को हटाया जाना एवं निलंबन। 318 बोलता है कि इनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। 319 में बोलता है कि पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 321 में इनके कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। 322 बोलता है लोक सेवा आयोग का खर्च, और 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन अनुच्छेद से क्या क्या डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिए। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 300 देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 320 याद रखना। ये अनुच्छेद में पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 320 याद रखना। उसके बाद फिर अनुच्छेद 323 याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन में बनेगा कि किस लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो अनुच्छेद 323। ठीक है, इसके बाद दो अनुच्छेद और हैं जो यहाँ पर ध्यान रखना, अनुच्छेद 318 और अनुच्छेद 321। देखिए, अनुच्छेद 318 बोलता है कि आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 318, ये बोल रहा है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति किसमें है? अब अगर बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में नियम बनाने की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में होगी। लेकिन यदि अनुच्छेद 321 की बात आती है, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि इनके कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसमें है, तो इनके कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति जो है वो यूपीएससी के संबंध में संसद, और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति जो है वो उस राज्य के विधानमंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि नियम भी राष्ट्रपति बनाएगा और कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति होगी, है ना। कार्यों को विस्तारित संसद करेगी, या राज्य लोक सेवा आयोग हो तो उस राज्य की राज्य विधानमंडल। तो ये अनुच्छेद मुख्य है, इनको ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि आयोग की प्रकृति कैसी है। तो सीधी सी बात है, इसका वर्णन चूंकि अनुच्छेद 315 में है, तो एक कैसा आयोग होगा, इसका गठन अनुच्छेद के माध्यम से हो रहा है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई, और इसने वर्तमान स्वरूप कब लिया, 26 जनवरी 1950 को। अभी तक ये फेडरल लोक सेवा आयोग था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी कहा जाने लगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं कि संरचना, योग्यता और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान क्या क्या है। तो देखिए, आयोग की संरचना की बात करें तो आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे। तो सदस्य कितने होंगे, इस संबंध में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि सभी जो आयोग है, आयोग के सदस्यों की संख्या और इनकी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। ये कौन निर्धारित करेगा, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कथन के रूप में कि यूपीएससी के सदस्यों की संख्या संविधान में निर्धारित है, इनकी योग्यता का वर्णन जो है वो संविधान में उल्लेखित है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, दोनों गलत है। संविधान में ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है कि राष्ट्रपति इस संबंध में नियम बनाए। और राष्ट्रपति ने इस संबंध में कौन सा नियम बनाया, इस संबंध में नियम बना है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा सदस्य नियम 1969। ठीक है, ये रहा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा सदस्य नियम 1969। अब हम देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के बारे में भी कुछ स्पष्ट रूप से बोला नहीं गया है, बस इसमें इतना कहा गया है कि आयोग के जो कुल सदस्य होंगे, इनमें से आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अर्थात उन्होंने केंद्र सरकार या जितने भी राज्य है
उनमें से किसी भी राज्य के अधीन अगर 10 साल तक किसी भी पद पर काम किया है तो वो इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने के पात्र होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इनका कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल होगा। और सेवानिवृत्ति के बाद एक केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उनके अधीन किसी भी पद को धारण करने के पात्र नहीं होंगे और ना ही उसी पद पर पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती तो किसी और पद पर हो सकती है। तो देखिए इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 319 है, इसका टाइटल है कि पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई यूपीएससी का अध्यक्ष है, अगर वो एक कार्यकाल पूरा कर लेता है तो फिर वो किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो यूपीएससी का अध्यक्ष है तो यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के बाद यूपीएससी का सदस्य है तो यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और साथ ही वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनने के पात्र होगा। तो इस संबंध में ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। ये हो गया कार्यकाल। अब हम देखते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इन्हें अगर हटाने की बात हो तो इन्हें हटाया भी जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर यूपीएससी हो, ठीक है, या किसी स्टेट पीएससी हो या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तीनों के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की बात आएगी तो हटाने में कंफ्यूज मत होना, तीनों को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा तो वो किस आधार पर हटाया जाएगा, क्योंकि सीधे तो नहीं हटा दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आधार क्या है। तो देखिए इनका मुख्य आधार जो है वो है साबित कदाचार अर्थात प्रूवन मिसबिहेवियर। अब कदाचार से क्या मतलब होता है, तो देखिए कदाचार से आशय होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो या उसका इच्छुक हो, एवं या फिर दूसरा है यह है कि वो किसी निगमित कंपनी से करार कर ले। ठीक है, अपने वेतन के अलावा अगर ये दो कार्य करता पाया जाता है तो वो कदाचार की श्रेणी में आता है। अब अगर कोई व्यक्ति कदाचार की श्रेणी में आता है तो उसकी जांच जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से कराई जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय अपनी जांच जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इस जांच में जो भी होगा इस रिपोर्ट में वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। सपोज कीजिए कि इस रिपोर्ट में जांच की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि अध्यक्ष और सदस्य जिस पे भी आरोप लगे हैं वो दोषी हैं, तो राष्ट्रपति के लिए हटाना उन्हें बाध्यकारी होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अन्य आधार। अन्य आधार में क्या क्या आते हैं, अगर कोई सदस्य जो है वो दिवालिया हो गया हो, ठीक है, उसने लाभ का पद धारण कर लिया हो। लाभ का पद से क्या मतलब, देखिए अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद पर हैं तो वेतन तो मिलेगा, लेकिन अगर वेतन के अलावा कहीं अन्य जगह से भी वेतन आ रहा है तो वो कहा जाएगा लाभ का पद। ठीक है, और शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वो अक्षम हो जाते हैं तो इन तीनों आरोप के आधार पर हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच नहीं कराई जाएगी, यहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं ही उन्हें अपने पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। जबकि कदाचार का आरोप लगेगा तो कदाचार के आरोप में देखिए यहाँ पर क्या है कि कदाचार का आरोप लगेगा तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जांच प्रक्रिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर अन्य आरोप है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिना जांच प्रक्रिया। तो ये दो अंतर ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब इनका वेतन, तो अध्यक्ष का वेतन होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्थात 2.5 लाख एवं सदस्यों का वेतन होगा 2.25 लाख।
अब इस आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, तो कार्य हम देखते हैं। देखिए इस आयोग के कार्य क्या होंगे, तो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, संघ शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। उसके बाद फिर दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना बनाना, वो उसे लागू या प्रवर्तित करने में सहायता करना। उसके बाद फिर निम्न विषयों पर यूपीएससी जो है वो सलाह भी देता है, परामर्श देता है, जैसे सिविल सेवाओं और पदों में पदोन्नति, स्थानांतरण, नियुक्ति आदि के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में। साथ ही कुछ अनुशासनिक विषयों पर भी ये सलाह देता है, जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, ठीक है, आदि से संबंध में सलाह भी देता है। तो ये आयोग के कुछ प्रमुख कार्य थे। अब हम देख लेते हैं प्रमुख अध्यक्ष। तो देखिए इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे HK कृपलानी। उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद बात की जाए प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सर रॉस मिलियन बेथ्यू, 1992 से 96 तक। अन्य महिला अध्यक्षों में रजनी राजदान एवं अलका सिरोही थी। तो इस आयोग के अभी तक 3 महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। यहाँ पर एक अन्य अध्यक्ष का नाम भी ध्यान रखना, AR किदवई, जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे और ये सेवानिवृत्त हो गए। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्हें बिहार, सबसे पहले बिहार, फिर बंगाल और हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। जबकि अपन ने यहाँ पर क्या प्रावधान पढ़ा कि यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये तो अध्यक्ष हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो फिर इन्हें राज्यपाल कैसे बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि जो राज्यपाल का पद है वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राज्यपाल का पद है ये लाभ की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस आधार पर उन्होंने मामला खारिज कर दिया और उन्होंने पद पर बने रहने के का अधिकार दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो इस सेवा के लिए चुने तो गए थे लेकिन ये पहले ऐसे सदस्य थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक अन्य प्रमुख तथ्य जो अनुच्छेद 323A है, इसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन की बात की गई है, जिसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा, ठीक है। और इसका उल्लेख किस भाग में, अनुच्छेद 323A का भाग 14A में है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 323A, ठीक है। तो ये था संघ लोक सेवा आयोग। मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न ये है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य है, ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपको अनुच्छेद का नाम बताना है, ठीक है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।